Hey guys, welcome to Study with Pella. So we are starting with the unit 3 of international business. Okay, so this is going to be your part 2 of unit 3. So let's begin. So these will be the topics which we will be covering in this particular unit, and they are majorly related to FDI. Okay, so moving ahead. So firstly, here we come with the what is foreign direct investment. Okay, so let's go with the definition first. Foreign direct investment is when a company or individual from one country invest in a business in another country and gains ownership and control over its operations. एक तरीके से आप अगर आप इंडिया में रह रहे हो, आप अगर फॉरेन की कंट्री में कहीं पे आप इन्वेस्ट करते हो, ओके, एंड यू आर बिकमिंग द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म, सो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ओके, सो एक तरीके से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है. ओके, एंड मीन्स ये एक तरीके का आप अश्योरेंस देते हो एंड डील करते हो कि येस यू विल बी वर्किंग विद दैट पर्टिकुलर बिजनेस, ओके, और दैट पर्टिकुलर फर्म, ओके, और फॉर दीज मेनी ईयर्स. ओके, सो ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है. नेक्स्ट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट कंट्रोल, नॉट जस्ट बाइंग शेयर्स. इट्स जस्ट नॉट लाइक कि आप बस शेयर्स आपने बाय कर लिए एंड आपका काम खत्म. नहीं, यहाँ पे आप अपने मैनेजरियल कंट्रोल करते हो. वहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना है वो आपके ही इन्वॉल्वमेंट से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं. देन ब्रिंग्स कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज टू द होस्ट कंट्री. ओके, सो एक तरीके से जो भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जो भी टेक्नोलॉजी है, वो सब आपकी नोटिस में वो सारी चीज़ें होती हैं. ओके, सो ये नहीं होता है कि भले आपने फॉरेन FDI आप कर रहे हो, ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा कि आपके विदाउट एनी नोटिस चीज़ें वर्कआउट की जाएंगी. आपको हमेशा चीज़ें बताई जाएंगी, आपसे पूछी जाएंगी एंड तभी कुछ ना कुछ आगे फॉलो किया जाएगा. ओके, सो बिकॉज यू आर बीइंग द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म और द बिजनेस. ओके, सो कुछ 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस एंड रिफॉर्म्स हुए थे, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. सो पहले क्या हुआ था, शार्प इंक्रीज इन द ऑयल प्राइजेस एंड फॉल इन रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियन वर्कर्स वर्किंग ओवरसीज. उस टाइम ऑयल के जो प्राइसेस थे हद से ज़्यादा कर दिए गए थे. एक तरीके से जो ट्रांसपोर्ट आपका होता था, ठीक है, सो हमें रिक्वायरमेंट होती थी ऑयल की, तो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस थे. तो एक तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस उस टाइम नहीं हो पा रहा था प्रॉपरली. ओके, सो कुछ इमीडिएट स्टेप्स हुए थे क्राइसिस को लेके कि क्या किया जाए कि एक तरीके से हम लोग बिजनेस को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं. पहले हुआ डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़. सो एक तरीके से डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी क्या हुआ था, ये जो हमारी करेंसी है, ठीक है, तो एक तरीके से इसको डीवैल्यू कर दिया गया जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हो. ओके, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा. ओके, तो दैट्स वाई इन्होंने डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ किया था. एंड वो भी हमारा एक तरीके से बोला जाए तो 2 फेसेस में हुआ था. पहले तो ये 9% पहले पे हुआ था डीवैल्यू, एंड देन वो हुआ था 11% पे डीवैल्यू. ओके, सो ये 2 पार्ट्स में हमारा डीवैल्यूएशन हुआ था. ओके, फिर आपका आता है प्लेडिंग गोल्ड टू रेज फंड्स. यहाँ पे क्या हुआ था कि इनको ना थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया था. इनकी जो जैसे हमारी इंडिया है, हमारे इंडिया के इकोनॉमी में 1991 में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे हुए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए थे. ओके, सो अब गवर्नमेंट को हेल्प आउट करना है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास भी इतने फंड्स नहीं थे. सो व्हाट दे डिड कि उन्होंने, जैसे आप बोलते हो ना गिरवी रखवाना, ठीक है, वही होता है आपका प्लेडिंग गोल्ड. इसमें आपने एक तरीके से यू बोरो मनी एज ऑन अ लोन बेसिस. ओके, एंड आपने अपने लाइक जो भी आपके लोग थे उनको आपने हेल्प आउट किया. ओके, फाइनेंशियली. ओके, देन इमरजेंसी IMF लोन्स, काफ़ी टाइप के IMF लोन्स भी प्रोवाइड किए गए लोगों को उस टाइम, ठीक है. इवन उन्होंने काफ़ी अपनी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी उसको गिरवी रखा, ठीक है, एंड जिससे कि वो लोग कुछ टाइम के लिए मनी ले सकते हैं एंड अपनी नीड्स फुलफिल कर सकते हैं, एंड आफ्टरवर्ड्स दे कैन पे इट. ओके, एक तो ये इमीडिएट स्टेप्स हो गए थे, ठीक है, जिससे कि थोड़ा एक्सपोर्ट भी बढ़े, प्रॉफिट आए, फाइनेंशियल हेल्प हो जाए. फिर आपकी आई न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी उसी टाइम, ठीक है. सो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. ओके, मेक श्योर आप इसको अच्छे से करो, क्योंकि एक तो आपने बता दिया किसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आई, फिर आपने क्या इमीडिएट स्टेप्स लिए, ये आपके 3 इमीडिएट स्टेप्स थे. ओके, देन फिर क्या हुआ, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या क्या हुआ, ये क्वेश्चन एक अलग से फ्रेम हो सकता है. What was new industrial policy? Okay, so जैसे कि ended license राज allowed FDI up to 51%.
ये क्या था, एक तरीके से पहले क्या होता था, अगर आपको कोई भी बिजनेस खोलना है, ओके, सो यू नीड द प्रॉपर लाइसेंस, ओके, तो लाइसेंस चाहिए आपको, उसके लिए आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, ठीक है, उस पर आपको काफी एक्सपेंस लगता था, खर्चा काफी होता था उस टाइम, ठीक है, तो एक तरीके से लाइसेंस राज जो था उन्होंने खत्म कर दिया, एक तरीके से उन्होंने मोनोपोली ले आए, ओके, कि जिसको भी अपना बिजनेस खोलना है खोल ले, बट जैसे कुछ अराउंड 14 सेक्टर्स ऐसे थे, देयर वर ओनली 14 सेक्टर्स जो लाइसेंस में चल रहे थे, ठीक है, जिनको लाइसेंस नहीं था, जैसे आपका मिलिट्री वाला हो गया, ठीक है, इन जो गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें होती थी, ओनली 14 सेक्टर्स वर विद द लाइसेंस्ड, ओके, बाकी सब लाइसेंस से अबॉलिश्ड हो गए थे, मींस हटा दिया गया था उनसे, अबॉलिश पब्लिक सेक्टर मोनोपोली इन मेनी सेक्टर्स, ठीक है, एक तरीके से उन्होंने हटा दिया था उसको, सो दैट कि लोग अपना बिजनेस खुद से शुरू करें, गवर्नमेंट के भरोसे ना बैठे ज्यादा, ठीक है, गवर्नमेंट तो भले उनको फंड्स दे देगी, ओके, लोन्स प्रोवाइड कर देगी, ये सब तो हेल्प हो जाएगा, बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, ओके। सो ये आपका हो गया इकोनॉमिक क्राइसिस। नाउ हियर कम्स अ फैक्टर्स अफेक्टिंग द एफडीआई, दिस इज अ 10 मार्क्स क्वेश्चन, ओके, ये इसमें जितने भी फैक्टर्स है मेक श्योर आप सबको नोट डाउन कर ले, ठीक है, भले आप मेन पॉइंट याद कर ले, अंदर का आप खुद कंटेंट बना के लिख सकते हो, बट मेजरली मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल द फैक्टर्स, ओके। फर्स्टली इज द वेज रेट, तो firm invest in countries with low wage rate to cut cost, example clothing factories in India, ठीक है, but high wage don't allow dictator FDI if there is another advantage like infrastructure, okay। तो क्या होता था कि हमेशा अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना भी रहे हो, ठीक है, आप अभी भी अगर देखोगे, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो जो वेज रेट होता है आप चाहते हो वो हद से ज़्यादा कम है, मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वेज मतलब जो आप वहाँ के वर्कर्स को, लेबर्स को जो अमाउंट दोगे, अगर वही ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ तो आपका कपड़ा भी, मीन्स अगर आप क्लोथ फैक्ट्री खोल ले हो, ठीक है, तो आपको बहुत महंगे रेट पे सामान बेचना पड़ेगा, या तो अगर उसी रेट पे अगर आप बेचोगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा, सो वेज रेट शुड बी लो, ओके। मेक श्योर कि जिन कंट्रीज में क्या होता था कि जहाँ पे वेज रेट कम होता था वहाँ से लेबर्स ले लिए जाते थे, ओके, या वहाँ पे अपना कपड़ा या सामान जो भी होता था, जो भी इन्हें मैन्युफैक्चर करना है, दे वर यूज्ड टू सेंड इट ओवर देयर, ओके। देन आपका आता है लेबर स्किल्स, स्किल्ड लेबर्स अट्रैक्ट हाई टेक इंडस्ट्रीज लाइक फार्मा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडिया अट्रैक्ट कॉल सेंटर्स ड्यू टू हाई इंग्लिश स्पीकिंग लो कॉस्ट वर्क स्पेसेस, एक तरीके से स्किल्ड लेबर्स को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाता था, ओके। अगर जिस कोई भी आप ले लो, जैसे कि इंडिया है, ठीक है, जैसे यूएस है, इंडिया को काफ़ी ज़्यादा मीन्स अट्रैक्ट करती है, जस्ट बिकॉज जो इंडियंस हैं वो काफ़ी कम पैसों पे कॉल सेंटर्स वाला काम कर सकते हैं, बिकॉज उन्हें इंग्लिश आती है, ठीक है, एंड लो कॉस्ट वर्क फोर्स है उनका, ठीक है। मेजर ऑफ द, अगर आप अभी भी देखोगे कुछ मेजरली एमएनसीज जो है वहाँ पे जितने भी कस्टमर केयर्स होते हैं वो मेजरली इंडियंस होते हैं, बिकॉज उन्हें इंग्लिश आती है, ओके, एंड वो काफ़ी ज़्यादा कम रेट पे वर्क कर लेते हैं, ओके। ये चीज़ पहले भी होती थी, अभी भी होती है, बट थोड़ा अब ये चेंज हो चुका है। एंड टैक्स रेट्स क्या होते हैं, लो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स अट्रैक्ट मल्टी नेशनल, एग्जाम्पल गूगल्स एंड माइक्रोसॉफ्ट इन आयरलैंड, सो एक तरीके से टैक्स रेट भी बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है, एफडीआई पे। मूविंग अहेड, हियर कम ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपका बहुत ही कम, ओके, अगर जैसे कि गुड ट्रांसपोर्ट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूस कॉस्ट करता है, सीज एक्सेस इज एन एडवांटेज, बिकॉज अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आप अपना इन इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू या इन ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू पहुंचाओगे, ठीक है, अगर आप बाय सी, बिकॉज जो सी है एक तरीके से ऐसा ट्रांसपोर्ट जो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम कॉस्ट लेता है, बहुत इकोनॉमिकल है, ओके, एंड आप काफ़ी बल्क में सामान पहुंचा सकते हो, ओके, एंड ये काफ़ी एडवांटेजेस होता है। नेक्स्ट इज साइज ऑफ इकोनॉमी एंड ग्रोथ पोटेंशियल, लार्ज एंड ग्रोइंग मार्केट अट्रैक्ट्स एफडीआई, ठीक है, जैसे कि कोई बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, उसको एफडीआई बहुत अट्रैक्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज वहाँ पे उन्हें चाहिए लार्ज स्केल ऑफ पीपल, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है आपका चाइना एंड पोलैंड, स्मॉल मार्केट्स आर लेस अट्रैक्टिव, सिंपल बात है, अगर काफ़ी बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड एरिया होगा वहाँ पे अगर आप कोई इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या कोई बिजनेस में आप ओनर बन रहे हो तो वो एक तरीके से काफ़ी बेटर इन्वेस्टमेंट होगा एज कम्पेयर टू देयर, जैसे कि आपके अलग अलग जगह हो गए जहाँ पे कम पॉपुलेशन है, लेस अट्रैक्टिव होगा, ओके फाइन। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर्टी राइट्स,
स्टेबल पॉलिटिक्स एंड लो करप्शन इंकरेज एफडीआई। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर एक पर्टिकुलर इकोनॉमी की, जैसे आप इंडिया ले लो, अगर यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा होगा, ओके, तो ये और अच्छे राइट्स होंगे, प्रॉपरली सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ का अगर पॉलिटिकल सिस्टम ही नहीं अच्छा हुआ कहीं का भी, तो वहाँ लोग सोचेंगे नहीं, वहाँ के तो रूल्स बदलते रहते हैं, वहाँ करप्शन कितना है, तो वी वोंट वांट टू इन्वेस्ट ओवर देयर। ओके, रिस्की रीजन्स होते हैं, क्राइसिस हिट रशिया, डिटेर इन्वेस्टमेंट्स। एक तरीके से क्या होता है, रिस्की हो जाता है उन पर्टिकुलर एरियाज पे जहाँ पे करप्शन है या जहाँ पे प्रॉपर पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। ओके, moving ahead to the last factors, that is your commodities. Countries rich in natural resources attract FDI. सिंपल बात है, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, अगर किसी को मैन्युफैक्चर करने अपने प्रोडक्ट, ओके, अगर नेचुरल रिसोर्सेज उनको मिल रहे हैं क्योंकि उनको बहुत ही मिनिमम रेट पे मिल जाएगा उस पर्टिकुलर कंट्री के थ्रू, ओके, एंड वही चीज़ वो कहीं से ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, फिर वो कहीं से आएंगे, सो बहुत ही ज़्यादा हाई रेट हो जाए। जैसे अफ्रीका इज रिच फॉर मिनरल्स, तो एक तरीके से अगर उन्हें कोई मिनरल्स वाले प्रोडक्ट्स चाहिए, सो अफ्रीका वुड बी परफेक्ट एग्जाम्पल। ओके, सो एक्सचेंज रेट, वीक करेंसी मेक्स असेट्स चीपर फॉर फॉरेन फर्म्स। अगर जो करेंसी बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, ठीक है, ओके, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ से अगर आप कोई भी असेट परचेज करते हो, वो काफ़ी सस्ते दाम पे आप परचेज कर सकते हो। ओके, जैसे आप एग्जांपल लो, आप यूएस का करेंसी का एग्जांपल लो एंड यू कंपेयर इट विद इंडिया, तो वो क्या कोशिश करेंगे कि इंडिया से वो एक तरीके से जो भी चीप सोर्स ऑफ गुड्स हैं, हाँ, और जो जिसमें आप डील कर सकते हो, तो वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके उसका स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। बट वॉलेटाइल एक्सचेंज रेट्स डिस्करेज एफडीआई। एक तरीके से वॉलेटाइल एक्सचेंज रेट का क्या मतलब होता है कि जिनका चेंज रेट आए दिन बदलता रहता है, इसको क्या होता है, इससे इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर करेंसी का रेट है अराउंड लाइक हमारा जैसे इंडिया का है, ठीक है, सो और अगर आप वो लोगे, वो एक तरीके से स्टेबल रहता है, ओके, एंड कुछ करेंसीज होती है जो आए दिन चेंज हो रही है उनकी करेंसी की वैल्यू, सो दैट इज नोन एज द वॉलेटाइल एक्सचेंज रेट। सो दैट इज वेरी मच लाइक डिस्करेज द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट ऑन इन दोज पर्टिकुलर कंट्रीज। ओके, सो ऐसे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, क्लस्टरिंग इफेक्ट means firm invest where similar business exists for economies of scale and confidence. सिंपल बात है, अगर कहीं पे भी पर्टिकुलर आपका वैसा बिजनेस है जो सिमिलर है, वहाँ पे इन्वेस्टर ज़्यादा कोशिश करेगा कि हाँ, यहीं पे मैं इन्वेस्टमेंट करूँ। ओके, सो दिस इज नोन एज द क्लस्टरिंग इफेक्ट। ओके, मूविंग अहेड, रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ एफडीआई। अब एफडीआई ग्रोथ कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब यहाँ पे उसका डिस्कस करेंगे। जैसे पहला आपका आता है अवॉइड ट्रेड बैरियर्स। सबसे पहली बात है कि पहले ज़माने में बहुत ही ज़्यादा ट्रेड बैरियर्स होते थे, लोग इस कंट्री से मना कर रहे हैं, यहाँ पे परचेज नहीं करना है प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है, सो वहाँ पे बिकॉज लड़ाई है या वॉर थी, तो अब वो रिस्ट्रिक्शंस हट चुके हैं। आप परचेज भी कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हो अपने गुड्स, लाइक कंपनीज इन्वेस्ट इन अब्रॉड टू बाईपास टैरिफ्स एंड इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, जिससे कि रिस्ट्रिक्शन हट रहे हैं। जैसे जैसे आपकी लाइक इकोनॉमी ग्लोबलाइज हो रही है, वैसे वैसे जितने भी बैरियर्स ऑफ ट्रेड थे वो रिमूव हो रहे हैं। ओके, देन इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, एज आई टोल्ड यू, अगर आपका पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा हुआ, ठीक है, अगर देयर इज नो करप्शन, देयर इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड स्टेबल गवर्नमेंट अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। सिंपल बात है, लोग बाहर से देखते हैं कि अच्छा हाँ, यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, सो यहाँ पे बिजनेस करना वुड बी द परफेक्ट डील। ओके, अगर यहाँ का गवर्नमेंट ही ऐसा है, ठीक है, सो यहाँ पे कितना करप्शन होगा, ठीक है। सो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज, अग्रीमेंट बिटवीन द कंट्रीज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। एक तरीके से पहले से एक इन्वेस्टमेंट बायलैटरल इन्वेस्टमेंट कर लेते, ट्रीटी साइन कर लेते कि या दे विल बी डीलिंग इन दीज पर्टिकुलर गुड्स। ओके, देन ग्लोबलाइजेशन एंड मार्केट प्रॉक्सिमिटी, फर्म्स एक्सपैंड ग्लोबली टू एक्सेस लार्ज मार्केट्स एंड रिड्यूस कॉस्ट। सिंपल बात है, अगर आप बड़ी फर्म में या बड़ी जगह पे जाओगे, ठीक है, जहाँ पे साइज बड़ा है मार्केट का, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं आपकी ग्रोथ की, ठीक है, एंड इवन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। ओके, देन प्रोडक्शन फैसिलिटीज क्लोज टू कस्टमर्स, कंपनीज सेट अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नियर मेजर कस्टमर्स फॉर फास्ट डिलीवरी एंड लो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ठीक है। तो एक तरीके से मेजरली क्या कोशिश एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर क्या करता है,
मेक श्योर कि हमारे बहुत ही पास में ही कस्टमर हो जो हमारा प्रोडक्ट परचेज कर ले, जिससे कि फास्ट डिलीवरी हो और लो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है। ये होता है मेजर, क्योंकि देखिए जहाँ पे आपको पता है कि येस हियर इज माई टारगेट ऑडियंस, तो आप वहीं पे मेजर कोशिश करो कि हाँ यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना दें और कस्टमर्स को पास में डिलीवर हो जाएगा। तो ऐसा ही करना चाहिए, प्रोडक्शन फैसिलिटीज क्लोज टू द कस्टमर्स। ओके, अगर आप यही आप चीज़ दूर दूर करोगे, एक जगह से दूसरी जगह अब्रॉड से आप ट्रांसफ़र करके ला रहे हो, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा खर्चीला प्रोसेस होता है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। ओके, so now coming upon the next topic, that is the routes of FDI in India. So there are two routes, okay, one is automatic and next is the government. तो इसमें क्या होता है, जो ऑटोमेटिक रूट होता है इसमें you need no permission, okay, you can directly like start, okay, you don't need any license as such, okay, but over here in the government one, you government route, ये ऑटोमेटिक रूट है, ये गवर्नमेंट रूट है। ओके, यहाँ पे आप रूट लिख लेना। तो इसमें क्या होता है, यू नीड द प्रॉपर गवर्नमेंट अप्रूवल, यू नीड द लाइसेंस टू स्टार्ट दैट पर्टिकुलर बिजनेस। अगर आप ऐसे खोलोगे तो वो बंद हो जाएगा इन फ्यूचर, ठीक है। जैसे कि केमिकल्स, coal and ignite, mining and exploration, construction and hospitals, leather, e-commerce activities. So automatic, these are like no RBI government approval is required, no government approval. Okay, fine, automatic route. Government route approval is mandatory. Okay, जैसे कि satellite, banking and public sector, food product and retail trading, print media, broadcasting content and print media. Once again, so you need the approval, okay, from the government end for starting these particular business. Okay, fine, moving ahead. अब आते हैं आपके टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एट इंटरनेशनल लेवल। एक आपका आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक आता है आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो फॉरेन डायरेक्ट, जैसे आपने ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में पहले भी पढ़ा था, इसमें क्या होता है, यू आर बिल्डिंग समथिंग और एनीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है। जैसे कि यू हैव अ हेडक्वार्टर इन इंडिया ऑफ योर क्लोथिंग ब्रांड, ठीक है, ये आपका हेडक्वार्टर है, ठीक है। एंड यू वांट टू ओपन वन इन अब्रॉड, एक आपको एक और यूनिट खोलनी है इन अब्रॉड। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, यू आर बिल्डिंग इट फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है। आपने कोई भी बिल्डिंग परचेज नहीं की, आपने हर चीज़ एकदम स्क्रैच से बनाया, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। जॉइंट वेंचर्स क्या होते हैं, एक तरीके से व्हेन 2 और मोर कंपनीज कंबाइन टुगेदर ऑफ द सेम स्केल, तो उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट वेंचर, जिसमें आपकी पार्टनरशिप वाला वर्क होता है, 50-50% होता है ना। सो यहाँ पे एक तरीके से समझ लो पार्टनरशिप पे आप कोई भी अपना वर्क स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, एंड सिंगल नहीं स्टार्ट कर रहे हो। जॉइंट वेंचर से आप समझ ही रहे हो, ठीक है। एक्विजिशन मीन सिंपल है, you are acquiring the existing firm, okay, so as like you have a headquarter in India, okay, and you want to open one more in US, okay, so whatever building will be there, so you are just taking that particular building on your name, on your company's name, ठीक है। आप अपनी कंपनी के नाम पे वो एक्वायर कर रहे हो, उसको बोलते हैं हम लोग एक्विजिशन, ठीक है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बाय FII, सो एक तरीके से यहाँ पे जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो होता है, एंड इन्वेस्टमेंट इन GDR, FDRs और FCCs, तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रॉपरली आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये रहा आपका टाइप्स ऑफ फॉरेन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, इन द फॉरेन लैंड। नाउ मूविंग अहेड इज चाइनाज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ये आपका आएगा या तो 5 मार्क्स में या तो ये आपका आएगा 10 मार्क्स में, ठीक है। 5 मार्क्स तो पक्का है, ये आपका मिड टर्म में ज़रूर आएगा, ठीक है। द बेल्ट रोड इनिशिएटिव इज अ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी लॉन्च बाय चाइना इन 2013, ठीक है। ये चाइना ने लॉन्च किया था, ओके, समझ आ ही रहा होगा, चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। वाई इट वॉज लाइक लॉन्च्ड टू बूस्ट कनेक्टिविटी एंड ट्रेड, ठीक है। इट एम्स टू लिंक एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। सो इन्होंने क्या कोशिश किया था, ये एशिया, ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है ना, इन्होंने एक तरीके से एक ट्रेड रूट को लिंक किया। वाई, सो थ्रू अ नेटवर्क ऑफ रोड्स, रेलवेज एंड पोर्ट्स टू पावर ग्रिड्स, ऑयल गैस पाइपलाइंस एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सारी चीज़ों के लिए इन्होंने ये पर्टिकुलर कंट्रीज को एक तरीके से लिंक आउट किया, जिससे कि ये लोग एक तरीके से जितना भी ट्रेड है वो कर सकते हैं।
Okay, and as of August 2023, 155 countries have joined, covering 75% of the world's population and contributing to around 50% of global GDP. Okay, it is a key part of China's foreign policy under extreming. ओके सो एक तरीके से इन्होंने ये सब, ये जो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट आपको दिख रही है, सो ये आपका कनेक्शन है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन ईस्ट यूरोपियन, सेंट्रल एशिया. ओके सो ये एक तरीके से आप समझ रहे हो क्या है, एक तरीके से चाइनाज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है. ओके, मूविंग अहेड. सो हियर वी कम विद द FDI फॉरबिडेड इन. एक तरीके से जिसमें FDI मना करती है, यू डोंट हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स में. ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस यू जस्ट हैव टू नेम देम. आ भी सकता है 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 10 में तो नहीं आएगा, बट 5 में और 2 में आ सकता है. ठीक है, जैसे गैम्बलिंग एंड बेटिंग और लॉटरी बिजनेस, ये सब मना है. ओके, बिजनेस ऑफ चिट फंड, निधि कंपनी, हाउसिंग एंड रियल इस्टेट बिजनेस, आर्म एंड एम्यूशन, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ट्रांसपोर्ट, कोल एंड इग्नाइट, mining of iron, manganese, chrome, gypsum, sulfur, gold, diamonds, copper, zinc. Okay, and animal husbandry, pisciculture, cultivation of vegetables, mushroom, etc. under the control conditions and services related to agro and elite sectors, plantations, anti-plantation. ये सारी चीज़ें एक तरीके से prohibited है. ठीक है, ये सब गवर्नमेंट डोंट अप्रूव, एक तरीके से ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए. ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, व्हाट आर बीइंग प्रोहिबिटेड इन FDI. ओके, सो मूविंग अहेड, टाइप्स ऑफ FDI. ओके, सो अगर हम टाइप्स ऑफ FDI की बात करें, ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, एंड ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आएगा. ठीक है, फॉर श्योर. सो सबसे पहले आपका आता है हॉरिजॉन्टल FDI. हॉरिजॉन्टल FDI क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन द सेम इंडस्ट्री इन द फॉरेन कंट्री, एक्सपांडिंग ऑपरेशन ओवरसीज टू रेप्लिकेट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन. ठीक है, सेम ही चीज का प्रोडक्शन आप ऑलरेडी कर रहे हैं फॉरेन लैंड पे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव, आपके पास इंडिया में जैसे मैकडोनल्ड्स है, सेम चीज आप फॉरेन में खोल रहे हो, ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल FDI. मैकडी, ठीक है, व्हाट इज दिस, डोमिनोज, व्हाट इज दिस, दीज आर ऑल हॉरिजॉन्टल FDI. ओके, फिर वर्टिकल FDI क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंपनी विद इन द सप्लाई चेन, ईदर अपस्ट्रीम और द डाउनस्ट्रीम. ओके, इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टिंग इन अ फॉरेन कंट्री और द प्लेटफॉर्म एट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर कॉस्ट एफिशिएंसी. एक तरीके से आप सप्लाई चेन के लिए वहां से आप प्रोडक्शन के लिए कर रहे हो. ठीक है, जैसे कि इन्वेस्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर कंट्री में जहां पे सप्लाई उस पर्टिकुलर चीज की बहुत सस्ती है, मीन्स आपको बहुत ही ज्यादा इजी वे में आपको मिल सकता है, तो आपने वहां पे कर लिया. जैसे कोका कोला है एक आपका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिससे आपको लग रहा है कि हाँ वहां पे उसकी जो सप्लाई है वो काफी ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज, तो इसलिए आप वहां पे इन्वेस्ट करो उस पर्टिकुलर फॉरेन लैंड में. सो ये होती है आपकी वर्टिकल FDI. ओके, देन कॉन्ग्लोमेरेट, इन्वेस्टमेंट इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री अब्रॉड, एक एकदम ही डिफरेंट सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन इंटरनेशनली वेंचरिंग इनटू डाइवर्स अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज इन द फॉरेन मार्केट्स. ठीक है, जैसे कि टाटा के प्रोडक्ट हैं, ठीक है, एंड टेस्ला है. ठीक है, ये सब क्या है? ये एक तरीके से आप अलग अलग इंडस्ट्रीज में, मीन्स एक तरीके से मोर मीन्स उसको वाइड स्प्रेड करने के लिए अगर आप करोगे तो ये आपका होता है कॉन्ग्लोमेरेट FDI. ओके, अब आता है आपका प्लेटफॉर्म FDI, इन्वेस्टमेंट इन वन कंट्री टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर एक्सपोर्ट टू अ थर्ड कंट्री. ठीक है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो एक कंट्री में, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहे हो उसको दूसरी कंट्री में, और उसको थर्ड कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो. समझ रहे हो, इम्पोर्ट यहाँ कर मीन्स आप इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रहे हो फर्स्ट कंट्री में, देन प्रोड्यूसिंग you are in another country and you exporting to the third country. Okay, like investing internationally to leverage as an export hub. ठीक है, आप इन्वेस्ट कहीं और कर रहे हो, बना कहीं और रहे हो, एक्सपोर्ट कहीं और कर रहे हो, सो दैट इज नोन एज द प्लेटफॉर्म FDI. ओके, यहाँ पे आपके 3 स्टेप्स फॉलो होंगे. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ FDI. ओके, मूविंग अहेड, अब आते हैं आपके बेनिफिट्स. ठीक है, बेनिफिट्स टू द होम कंट्री एंड द होस्ट कंट्री. ओके, होम कंट्री आप समझ लो जैसे आपकी कोई कंपनी है पिज्जा, ठीक है, ये आपकी फ्रेंचाइजी भी है. ठीक है, आपने इसको खोला हुआ है मान लो इंडिया में खोला हुआ है आपने, एंड यू हैव इट्स हेडक्वार्टर इन US. ठीक है,
आपकी होम कंट्री कौन सी हुई? होम कंट्री आपकी हो गई यूएस, बिकॉज वहाँ आपका हेडक्वार्टर है, ये आपका हेडक्वार्टर है, ओके। एंड देन होस्ट कंट्री आपका हो जाएगा ये, ठीक है, यूएस। एंड इंडिया इज द होम कंट्री, ठीक है, जहाँ से आप चीज़ें सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। एक तरीके से आपको हाई प्रॉफिट्स मिलेंगे, सिंपल बात है। एक्सेस टू रिसोर्सेज, यू आर वेरी अवेयर कि आपको कहाँ से रिसोर्सेज लेने हैं, कहाँ से आपको सस्ते मिलेंगे, ठीक है, बिकॉज यू हैव द हेडक्वार्टर। देन मार्केट एक्सपेंशन, देर विल बी अ ग्रेट मार्केट एक्सपेंशन, काफ़ी ज़्यादा रीच होगी, आपको पता होगा आपको कहाँ कहाँ पे और क्या आप ओपन कर सकते हो, जहाँ पे ग्रेट डिमांड है, ज़्यादा टारगेट ऑडियंस है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ओके। होस्ट कंट्री में क्या होता है, आप जॉब क्रिएशन दे सकते हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, ठीक है, कि वो आपकी फर्म ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अपडेटेड टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मेक श्योर कि वो हर समय जो भी नया नया इंफ्रा आ रहा है उस पर फोकस करते रहे, बिकॉज हेडक्वार्टर पे पहले आता है ना, जो भी आपका पर्टिकुलर कुछ भी न्यू आ रहा है तो इंफ्रा पे उन पे पहले इफेक्ट करेगा, फिर वो बाकी जितनी भी पार्ट्स होंगे उस पर इफेक्ट होगा। इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन, सो जो भी नए नए सप्लाई चेन्स आएंगे तो उनके साथ वो इंटीग्रेट कर सकते हैं, ओके। मूविंग अहेड, डिसएडवांटेजेस ऑफ एफडीआई, दे आर वेरी सिंपल। डोमेस्टिक फर्म्स में सफ़र, कई बार होता है कि भले इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें अच्छी चल रही हैं, फिर कई बार होता है डोमेस्टिक लेवल पे चीज़ें खराब हो जाती हैं, सो डोमेस्टिक फर्म्स में सफ़र समटाइम्स। रिस्क टू फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमी, तो कई बार क्या होता है, फॉरेन इन्फ्लुएंस मीन्स होता है कि इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है, बिकॉज आपने सोचा कि इंटरनेशनल हम लोग चलो खोल लेते हैं, बट वहाँ पे लोगों को आपके प्रोडक्ट नहीं समझ आए, तो वहाँ पे फॉरेन इन्फ्लुएंस ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ आपका। पॉलिटिकल रिस्क रहता है, भले आप फॉरेन लैंड में कहीं ना कहीं अपनी कंपनी खोल रहे हो या कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे, बट कई बार क्या होता है वहाँ पे करप्शन होता है, गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रहे हैं, ओके। सो पॉलिटिकल रिस्क रहता है एंड पॉसिबल इन्वायरमेंटल एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। सिंपल बात है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऐसा है वो इन्वायरमेंट उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहा है, ठीक है, सो कई बार सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं, ओके। सो दीज आर योर डिसएडवांटेजेस, ओके, दे मे कम फॉर 2 मार्क्स, ओके। सो मूविंग अहेड, अब एफडीआई इन इंडिया में अगर आप बात करें, जैसे टॉप सोर्सेज क्या क्या हैं, यूएसए, म्यूरिटस, सिंगापुर एंड जापान, ओके, ये तरीके से सोर्सेज हैं जहाँ से लाइक इंडिया अपना एफडीआई करता है। देन टॉप सेक्टर्स क्या क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पर्टिकुलर परसेंटेज भी गिवन है, मेक श्योर यू रिमेंबर इट, ओके। इनिशिएटिव क्या होते हैं, मेक इन इंडिया 100% एफडीआई इन की सेक्टर्स, ओके। देन 2022 में क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ हुई थी 7.7% से for 10 million jobs by FDI, okay, because of the FDI काफ़ी ज़्यादा आपकी जितनी भी एम्प्लॉयमेंट हुई थी, जॉब्स थी, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोन अप हुई थी इन द ईयर 2022 एंड इवन FY24 net FDI inflow fell around $26.5 billion from 42 billions, okay, so ये काफ़ी बड़ा चेंज था, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा फेल आउट हो चुका था। सो ये एक तरीके से FDI का मीन्स जो भी इंडिया में जो भी इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है वो एक तरीके से आपका ओवरव्यू है ये, ठीक है, ये आपकी जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज था, ठीक है, एज इन ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा, ओके। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू एंड सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट्स यू कैन जस्ट email me or you can just DM me on my Instagram. So thank you so much for watching my video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.